अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और कनाडा के बाद अब पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय एजेंट्स के मुलव्विस होने के शवाहिद पाकिस्तान सरकारी सतह पर सामने ले आया है। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया है कि भारत पाकिस्तानी सरजमीन पर 2 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलव्विस है। इसके अलावा दीगर कत्ल के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। सेक्रेटरी खारजा ने शाहिद लतीफ़ के कत्ल की तफसीलात भी शेयर की कि किस तरह भारतीय एजेंट ने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरी को कत्ल करवाया। We are sharing information on 2 cases. 2 केसेस की तफसीलात हम शेयर कर रहे हैं, जबकि बाकी की मालूमात भी हमारे पास हैं और वक्त पर शेयर की जाएंगी। भारतीय शहरी योगेश कुमार ने तीसरे मुल्क में बैठकर प्लान किया। मोहम्मद उमैर जो उस मुल्क में मजदूर था, उसे एक कॉन्टैक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसने पाकिस्तान में मौजूद लोकल क्रिमिनल्स से उसका राब्ता कायम किया ताकि वो शाहिद लतीफ़ को ट्रेस करें और कत्ल कर दें। उन्होंने लोकल क्रिमिनल्स को पैसे दिए ताकि वो शाहिद लतीफ़ की लोकेशन का पता करके उसे कत्ल कर दें, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे और उसके बाद भी जब कत्ल कराने की मुख्तलिफ कोशिशों में नाकामी हुई तो फिर खुद मोहम्मद उमैर को पाकिस्तान भेजा गया ताकि वो खुद शाहिद लतीफ़ को कत्ल कर दे। मोहम्मद उमैर ने 5 टारगेट किलर्स की एक टीम बनाई जो 9 अक्टूबर 2023 को अपनी पहली कोशिश में तो शाहिद लतीफ़ को मारने में नाकाम रही, मगर 11 अक्टूबर 2023 को दूसरी कोशिश में शाहिद लतीफ़ को मारने में कामयाब हुई। मुल्जिमान के इतराफी बयानात और टेक्निकल शवाहिद की बुनियाद पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनमें मोहम्मद उमैर भी शामिल था, जो वारदात के अगले दिन 12 अक्टूबर 2023 को मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी वारदात में मुलविस तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में उनके खिलाफ केस चलाया जा रहा है। हमारे पास ट्रांजैक्शंस की पूरी तफसीलात मौजूद हैं जो इस गिरोह का ताल्लुक भारतीय शहरी योगेश कुमार से जोड़ती हैं। We have evidence of transactions made in the process linking the entire chain to Indian agent Yogesh Kumar. सेक्रेटरी खारजा ने 8 सितंबर 2023 को रावलाकोट में कत्ल होने वाले मोहम्मद रियाज के हवाले से भी तफसीलात बताई कि किस तरीके से इस कत्ल में भी भारतीय एजेंट इन्वॉल्व थे और कैसे उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तेमाल करके ये वारदात। The second case is of Mohammad Riaz. जबकि दूसरा केस पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज के कत्ल का है और उसमें भी एक भारतीय शहरी मुलव्विस है। मोहम्मद रियाज को फजर की नमाज पढ़ते हुए रावलाकोट की एक मस्जिद में 8 सितंबर 2023 को कत्ल कर दिया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मोहम्मद अब्दुल्ला नामी किलर को ट्रेस किया और 15 सितंबर 2023 को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया कि जब वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट में बैठने वाला था। मोहम्मद अब्दुल्ला अली से जब तहकीकात की गई तो पता चला कि उसे भारतीय एजेंट्स अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए रिक्रूट किया और उसे मोहम्मद रियाज की लोकेशन पता करने का कहा। मोहम्मद अब्दुल्ला अली को एक तीसरे मुल्क मिडलमैन के जरिए रकम की अदायगियां की गईं, जबकि उसे हथियार और असलाह भी फराहम किया गया। 7 सितंबर को मोहम्मद रियाज को मारने में नाकामी के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला अली बिलाखिर उन्हें 8 सितंबर 2023 को मारने में कामयाब हो गया और फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मोहम्मद अब्दुल्ला अली और उसके साथियों को मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार कर लिया और अब अदालत में उनके खिलाफ केस चल रहा है। मोहम्मद अब्दुल्ला अली के इतराफी बयान और टेक्निकल शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकाती इदारों ने फौरन ही उसके पाकिस्तान और तीसरे मुल्क में साथियों का पता लगा लिया। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री, फाइनेंशियल और फोरेंसिक शवाहिद मौजूद हैं जो 2 इंडियन एजेंट्स का इस वारदात में मुलविस होना साबित करते हैं जो इसके मास्टरमाइंड थे। Documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the 2 Indian agents who masterminded these assassinations. सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने यह भी कहा कि हम दोनों भारतीय एजेंटों की पासपोर्ट तफसीलात भी जारी कर रहे हैं, जबकि हमने उस तीसरे मुल्क की हुकूमत से भी राब्ता किया है जहां ये लोग मौजूद थे। We are releasing the passport details of Yogesh Kumar and Ashok Kumar. हम योगेश कुमार और अशोक कुमार की पासपोर्ट तफसीलात भी रिलीज कर रहे हैं, जबकि हमने उस तीसरे मुल्क की हुकूमत से भी राब्ता किया है जहां ये लोग मौजूद थे, जबकि दीगर केसेस पर भी तहकीकात जारी हैं। इन इंतहाई संजीदा और परेशान कुन मालूमात से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये केसेस साबित करते हैं कि किस तरह भारत महारत और हठधर्मी के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को स्पॉन्सर कर रहा है और ये उसी तरह की कार्रवाइयाँ हैं जैसी भारतीय एजेंटों ने कनाडा और अमरीका में की हैं। ये वाज़ेह है कि ऐसे मावराए अदालत कत्ल करने का भारतीय नेटवर्क आलमी सतह पर फैला हुआ है। Clearly, the Indian network of extrajudicial and extraterritorial killings has become a global phenomenon. रावलाकोट आज़ाद कश्मीर की मस्जिद में कोटली के रिहायशी मोहम्मद रियाज को गुज़िश्ता साल 8 सितंबर को कत्ल किया गया था। मुकदमे में मुद्दई बनने वाले इमाम मस्जिद ने बताया था कि मकतूल मोहम्मद रियाज एक रात पहले ही बतौर मेहमान आया था। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मैं कमरे की तरफ जा रहा था तो फायरिंग करके मोहम्मद रियाज को कत्ल कर दिया गया। बाद में पुलिस ने बताया था कि फ़रार होते वक्त मुलजिम का मोबाइल फ़ोन गिर गया था, जिससे मुलजिम की शनाख्त हुई और उसे 16 सितंबर को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया था। और आज ये बात सामने आ गई है कि भारतीय एजेंट ने उजरती कातिल के जरिए मोहम्मद रियाज को कत्ल कराया था। इसके बाद अगले ही महीने 11 अक्टूबर को शाहिद लतीफ़
लतीफ़ नामी पाकिस्तानी शहरी को भी नमाज फजर के दौरान ही मस्जिद में कत्ल किया गया था। और IG पंजाब उस्मान अनवर ने 13 अक्टूबर को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आम बात यह है कि भारत न सिर्फ सरहद पार ये सब करवा रहा था, बल्कि अपने मीडिया के जरिए इसका क्रेडिट भी पहले से ले रहा था। 8 सितंबर को रावला कोर्ट में मोहम्मद रियाज के कत्ल के बाद उसी दिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस वाक़े की खबर लगाई और 9 सितंबर को इंडिया टुडे और NDTV ने और 10 सितंबर को हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस वारदात की खबर नुमाया अंदाज में शाया की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि 29 सितंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस तरह की तमाम वारदातों का क्रेडिट लेते हुए हेडलाइन लगाई कि इन वारदातों ने पाकिस्तानी रियासत को परेशान कर दिया है। इसी तरह 11 अक्टूबर को शाहिद लतीफ़ के कत्ल के बाद भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और 12 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा भारतीय इंटेलिजेंस जराये का हवाला देकर शाहिद लतीफ़ के कत्ल की खबर लगाई। इसके अलावा 11 अक्टूबर को इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे और दी हिंदू के अलावा भारतीय न्यूज़ चैनल NDTV समेत दीगर चैनल्स ने भी शाहिद लतीफ़ के कत्ल की खबर नुमाया करके लगाई। जबकि इंडिया टुडे ने एक खबर पर यह हेडलाइन भी लगाई कि निजर से लेकर शाहिद लतीफ़ तक भारत के दुश्मन एक एक करके बैरूनी सरजमीन पर कत्ल हो रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बेशुमार वारदातें हुई हैं, बेशुमार लोग टारगेट किलिंग में भी मारे जा चुके हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ने इन मखसूस वारदातों की खुलकर कवरेज की और इसे भारत की फतह के तौर पर पेश किया और इन वारदातों की तफसीलात भी बताई, जिससे जाहिर होता है कि ये खबरें भारतीय मीडिया को भारतीय रियासत की जानिब से ही फीड की गई थीं। भारत की इन वारदातों के हवाले से BBC उर्दू मुसलसल रिपोर्ट करता रहा है। 11 अक्टूबर 2023 को BBC ने रिपोर्ट किया कि शाहिद लतीफ़ का ताल्लुक मुबैना तौर पर जैश ए मोहम्मद से बताया जाता है। सहाफ़ी माजिद निज़ामी के मुताबिक मौलाना शाहिद लतीफ़ का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। वो 2010 में इंडिया की जेल से रिहा होकर पाकिस्तान आए, ताहम रिहाई के बाद वो आज़ाद कश्मीर में कम ही रिहाइश पजीर रहे थे। उस वक्त से अब तक ये डस्का ही में मकीम थे और मस्जिद नूर मदीना के मुंतजिम बने थे। माजिद निज़ामी के मुताबिक काफ़ी अरसे से बज़ाहिर जैश ए मोहम्मद या हरकतुल मुजाहिदीन के हवाले से उनकी सरगर्मियां सामने नहीं आ रही थी। ताहम 2016 में इंडिया की फ़िज़ाइया के एयरबेस पठानकोट पर होने वाले जिस हमले में 9 अस्करियत पसंद और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 एहलकार मारे गए थे, इस सिलसिले में शाहिद लतीफ़ का इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी हुआ था। मौलाना शाहिद लतीफ़ का शुमार उन लोगों में होता था जो इंडिया को मतलूब थे। माजिद निज़ामी ने उनके कत्ल के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि लग रहा है कि यह टारगेट किलिंग है। इससे पहले 10 सितंबर 2023 को BBC उर्दू ने लिखा, खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रियाज कश्मीर में मुसल्ला जिद्दोजहद में मुलविस रहे थे, जिनके वालिद और एक भाई भी माजी में हलाक हो चुके थे। कश्मीर उमूर पर नजर रखने वाले सहाफ़ी माजिद निज़ामी के मुताबिक वो इंडिया को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। BBC ने मजीद लिखा कि मोहम्मद रियाज का कत्ल माजी में मकबूजा कश्मीर के जिहादी कमांडरों की पुरअसरार हलाकतों के सिलसिले की एक कड़ी है जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी है। गुज़िश्ता एक साल में इससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे ही 5 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें अहम कश्मीरी जिहादी तंजीमों के मौजूदा और साबिक सरकर्दा कमांडर नामालूम हमलावरों के पुरअसरार हमलों में निशाना बने। इसी तरह गुज़िश्ता साल 1 फरवरी को BBC ने इन वाक़यात को कुछ इस तरह रिपोर्ट किया कि तारीख 26 फरवरी 2023, मकाम कराची, गुलिस्तान जौहर, 55 साला खालिद रजा का कत्ल, मुलजिम नामालूम मोटरसाइकिल सवार। तारीख 20 फरवरी 2023, मकाम रावलपिंडी, 60 साला बशीर अहमद का कत्ल, मुलजिम नामालूम मोटरसाइकिल सवार। तारीख मार्च 2022, मकाम कराची अख्तर कॉलोनी, वारदात मिस्त्री जाहिद इब्राहिम का कत्ल, मुलजिम नामालूम मोटरसाइकिल सवार। कत्ल की इन 3 वारदातों में मकाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन तरीका वारदात एक जैसा है। नामालूम अफराद ने टारगेट किलिंग में हदफ को निशाना बनाया। BBC उर्दू के मुताबिक खालिद रजा, बशीर अहमद और मिस्त्री जाहिद तीनों का ताल्लुक ऐसी जिहादी तंजीमों से रह चुका था जो मकबूजा कश्मीर में मुतहर्रिक रही हैं। अब तक उनके कातिल नामालूम हैं, लेकिन उनकी तंजीमों के रहनुमा इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस सूरत हाल में यह सवाल पैदा होता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान में जिहादी तंजीमों के अराकीन के खिलाफ खुफिया मुहिम शुरू कर चुका है। BBC के मुताबिक मंजर आम पर आने वाले इन वाक़यात के अलावा चंद दीगर ऐसे हालिया वाक़यात भी हैं जिनमें इन्हीं तंजीमों के सरकर्दा कमांडरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई, मगर वो वाक़यात मीडिया में सामने नहीं आए। तकरीबन 5 से ज़ायद वाक़यात की BBC ने रिपोर्टिंग की और मुसलसल सवालात उठाए कि कश्मीर में मुतहर्रिक कश्मीरी एक ही मखसूस तरीके से निशाना बनाए जा रहे हैं। इसी तरह गुज़िश्ता साल 24 जुलाई को तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने द न्यूज़ और जंग में रिपोर्ट किया कि मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी रहनुमाओं की हलाकतें कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक मुअम्मा थीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अल बदर मुजाहिदीन के खालिद रजा और हिजबुल मुजाहिदीन के जाहिद इब्राहिम को कत्ल करने वाले नेटवर्क का पर्दा चाक किया।
इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक ऐसे नेटवर्क का सुराग लगाया जिसकी क़यादत एक साबिक रेंजर्स कमांडर मोहम्मद अली कर रहे थे। इसके साथ इसके तमाम अराकीन को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली ने 2017 से रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ किया और बताया कि उसने भारतीय इंटेलिजेंस की हिदायत पर हाफिज सईद और फजलुर रहमान खलील के बेटे हमजा की जासूसी की थी। ये सब भारत की सरहद पार दहशतगर्दी की पहली मिसाल नहीं है, बल्कि इससे पहले अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक बाज़ाब्ता तौर पर भारत पर सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं और ये वाज़े कर चुके हैं कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल 18 जून को खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर को कनाडा में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था और ख़ुद कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा था कि कनाडा के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि हरदीप सिंह निजर को के कत्ल में भारतीय हुकूमत के एजेंट मुलविस हैं। इसके बाद गुज़िश्ता साल 22 नवंबर को बरतानिया के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर शाया की थी कि अमेरिका ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरु पतवंत सिंह को अमेरिका में कत्ल करने की एक साजिश को नाकाम बना दिया है। इसके अगले ही दिन अमरीकी इंतजामिया के एक आला एहलकार ने कहा था कि अमरीकी एजेंसियों ने अमेरिका में एक अलहदगी पसंद सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश को नाकाम बना दिया और इस साजिश में भारतीय हुकूमत के मुमकिन तौर पर मुलविस होने के पेश नज़र भारत को वार्निंग दी गई है। यानी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमरीका और कनाडा जैसे ममालिक भी वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि भारत सरहद पार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है, मगर भारत को आज तक इन जराइम के लिए कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सका है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मुनीर साहब। बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। इन वाक़यात में ज़ाहिर इंटेलिजेंस एक तरफ, एरोगेंस एक तरफ, कनाडा में किया, अमेरिका में किया, कनाडा ने प्रोटेस्ट किया, भारत ने जवाब दिया। अब ये वाक़यात आज हमने सरकारी सतह पर उठाए हैं। भारतीय मीडिया पहले से रिपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान में मुतादिक टारगेट किलिंग के वाक़यात होते हैं, लोग मारे जाते हैं, नहीं रिपोर्ट होते भारत में। अगर हो रहे थे ये वाक़यात, यानी कि खुद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियाँ रिपोर्ट करा रही थी, तो क्या भारत को कोई फिक्र ही नहीं है कि, और ये जो एरोगेंस नज़र आती है, हम कुछ कर सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा? ये मामला उठाया जा सकता है और कुछ हो सकता है? जी, बहुत कुछ हो सकता है और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस मुंह जोर तरीके से हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में, और मेरा गुमान है कि बाकी के छोटे मुल्क मालदीव्स हैं, श्रीलंका, मुमकिन उनमें भी कर रहे हों, और थर्ड कंट्रीज की जगह इन्वॉल्व कर रहे हैं, गल्फ से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। ये इससे यूं लगता है कि जैसे उनको शायद ये गुमान हो गया है कि हिंदुस्तान चूंकि एक बड़ा मुल्क है, विल गेट अवे विद इट, हमें कोई पकड़ नहीं सकता। और इस किस्म का जब रवैया होगा तो वो मैं समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी सिर्फ पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं होना चाहिए, पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए होना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो भी सबूत के साथ पेश किया है मामला, और मुझे खुशी हुई है इस बात की कि इस दफ़ा वो कहते हैं कि हमारे पास तो और भी बहुत सारे जिनके आपने नाम लिए, ये सारे के सारे केसेस शायद बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही ठोस सबूत है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारियां भी कर ली हुई हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इस दफ़ा सिर्फ डोजियर ना बनाए, बल्कि आप लेटर रोगेटरी बनाएं, एक मकामी अदालत में केस बना के एक कानूनी शक्ल की दस्तावेज दें, और वो दस्तावेज आप इंटरपोल को भी दें, UN सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें भी पहुंचाएं, और बाकी भी जो इदारे हैं, P5 के जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, सब तक पहुंचाएं। थर्ड कंट्रीज जो इस्तेमाल हो रही हैं उधर तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ये पैगाम अब जाना चाहिए और लोग इसको क्रेडिबल समझेंगे। इसकी वजह यह है कि ये काम सिर्फ हमने अभी आश्कार नहीं खाली किया, ये तो कनाडा से ये सिलसिला शुरू हुआ, हालांकि ये बड़ी देर से ये काम हो रहा था। देखा ना, जब कनाडा ने प्रोटेस्ट किया, बाकायदा पार्लियामेंट में आके किया, फिर एम्बेसडर की सतह पर भी हुआ, तो भारत ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। तो आपको लगता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो कुछ ना कोई एक्शन हो पाएगा, या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से भारत कम से कम मजबूर हो ऐसे इकदाम ना करने पर? मुझे तो और लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये और ढिठाईपन का मुजाहरा करेंगे और ये महसूस और ये कहेंगे कि नहीं, ये पाकिस्तान ने गलत बात की है, और ये कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करेंगे। हम पहले ही शक रखते थे कि फॉल्स फ्लैग करेंगे, पाकिस्तान पे टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि ये खुद स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं चारों तरफ। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान जिस ढिठाई के दौर से गुजर रहा है और जिस किस्म की आइडियोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, आप रामचंद्र मंदिर का देखें, बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का केस देखें, तो मैं नहीं समझता कि वो इसको अपनी कोई इस्लाह करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर ये जितने विक्टिम मुल्क है, अमेरिका है, कनाडा है, पाकिस्तान है, और शायद अब कुछ और भी उठें, तो ये मिलकर अगर कोई किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर हिंदुस्तान के खिलाफ केस बिल्ड करें, तो फिर शायद ये इसकी उम्मीद पैदा होती है। क्योंकि अभी तो वो शह पाके ऐसे कर रहे हैं जैसे
वो कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। मतलब और इसका जो आपने मेरे मंदिर का भी हवाला दिया, बाबरी मस्जिद का, और वो इनॉग्रेशन जो हुई है वो पहले ही कर दी गई है, अभी उसकी कंस्ट्रक्शन में वक्त बाकी है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी को बाकायदा तौर पर ऑप्टिक्स चाहिए। तो आज हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना भी क्या उनको वो ऑप्टिक्स नहीं देता है अपने इलेक्शन के लिए कि देखें हमने पाकिस्तान में जाकर इन लोगों को मारा है? पहले तो सिर्फ हमारा मीडिया बता रहा था, पाकिस्तान की खुद दफ्तर खारजा बता रहा है। तो नरेंद्र मोदी का जो इलेक्शन नैरेटिव है उसको फायदा होगा या उससे नुकसान होगा? वो डिस्टेंस करेंगे इस बात से। याद है आपको, ये कहा करते थे कि हम घुस के मारेंगे, कांटे को कांटे से निकालना होगा। इस किस्म की बातें तो ये पहले से करते थे और फिर उसको प्रैक्टिकल शेप भी दे दी गई है। तो ये यकीनन मेरे ख्याल में वो जिसे कहते हैं ना कि मुझे नहीं लगता कि वो बाज आएंगे। ये मुझे ऐसे कोई तासुर मिल रहा है कि अभी वो जिस शायद अमेरिका के साथ दोस्ती की शय पर या जिस तरह भी है, वो समझते हैं कि अब दुनिया को हमारी जरूरत है, तो हम वो सारे पर काम कर सकते हैं जो बड़ी कोई ताकत करती है। तो इस वजह से लगता है कि ये ढीठपन अभी चलेगा, लेकिन पाकिस्तान को एक्सपोज करते रहना चाहिए इनको। और ये अभी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की आपने बात की, देखें आप, आज ही मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि अब हम माथुरा में जो मस्जिद है उसके ऊपर भी केस बनाएंगे और बाकी भी करेंगे। ये खुदा जाने ये अपने मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा, दुनिया के लिए और खित्ते के लिए तो होगा ही। बहुत शुक्रिया। एक तरफ जहाँ मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें और उनकी क़यादत भरपूर मुतहर्रिक है, बिला रोक टोक जलसे कर रही है, तो दूसरी तरफ पीटीआई के उम्मीदवारों के पास ना सिर्फ बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं है, बल्कि उनकी इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डालने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। कल रात मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के डेरे पर तहरीक इंसाफ के आज होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने के लिए पुलिस ने छापा मारा, जिसके बारे में जावेद हाशमी साहब का दावा है कि पंजाब पुलिस के 20 एहलकारों ने रात 1 बजे रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया है और गैर कानूनी तौर पर मेरे घर की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बिला वारंट अंदर दाखिल हो गए। मेरे दामाद शाहिद बहार हाशमी और नवाज कासिम हाशमी को गैर कानूनी तहवील में ले लिया गया और तमाम मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस हल्के से कौमी असम्बली के उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी के मुताबिक उनके घर पर भी लोग आए हैं और उनके खानसामा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके दफातर भी सील करके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ ने किसी वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं ली थी। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत कन्वेंशन या जलसे की पेश की इजाज़त लेना ज़रूरी है। बहरहाल आज कौमी असम्बली के उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी ने इसी जगह आकर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। आम बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने इस हल्के से साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2022 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त दी थी। इसके अलावा मुल्तान से कौमी असम्बली के 6 हल्कों पर मुल्क के कई नामवर सियासतदान और उनके करीबी अफराद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए मुल्तान के इलेक्शन के नताइज बहुत अहम हो सकते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन मुल्तान के हल्का NA 149 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हें नून लीग की हिमायत भी हासिल है, जबकि इसी हल्के से पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसी हफ्ते मखदूम जावेद हाशमी पीटीआई की हिमायत करते हुए आमिर डोगर के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। इस वक्त मखदूम जावेद हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है जो कुछ हो रहा है इसके बावजूद अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है अगर तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, क्योंकि आज़ाद अरकान है, इनका कुछ पता नहीं है, बेहतर है कि पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए। तो मुल्तान में क्या माहौल है, क्योंकि बहुत ही अहम हल्के मौजूद हैं वहाँ पर, ये जो कुछ हो रहा है इस बारे में भी बताइएगा। खानज़ादा साहब, मुल्तान का माहौल जो है वो पूरे पाकिस्तान से के माहौल से अलग नहीं है। यहाँ पर मैं तो देहात में रहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ वास्ता भी उनसे भी रहता है, शहरों में भी मैंने हर शहर से इलेक्शन लड़े हैं। हर शहर की जो वहाँ पे टेम्परेचर है सियासी, उससे भी बाखबर रहता हूँ। असल में ये एक लिहाज से ये एक तरफा इलेक्शन हो गया है। अगर वोटर से पूछें तो वो कहता है तहरीक इंसाफ, और अगर इंतज़ामिया के से पूछें तो वो कहते हैं मुस्लिम लीग, वो कहते हैं कभी बिलावल भुट्टो, कभी वो कहते हैं जहांगीर तरीन। तो जो वोटर है वो एक सख्त तरीके का फ़ैसला ले चुका है, उनको रोकना मुश्किल है। उनको अगर रोकेंगे तो ये इलेक्शन का दिन जो होगा वो कहीं और सिमत पे कौम का
फैसला ना आ जाए। तो इसलिए मैं आपने यहाँ मुल्तान में भी 2-3 हल्कों से लड़ता रहा हूँ, लेकिन आज की सूरत हाल मुल्तान की ये है कि यही आपने जिक्र किया कि कन्वेंशन हमने बनाया, उस कन्वेंशन से वो घर के अंदर था, तो हमारी 4 दीवारी है, एक पूरा कम्प्लेक्स है मेरी फैमिली का, हिस्सेदार सारे हैं, मैंने नहीं बनाया था कन्वेंशन, ये उनके कैंडिडेट हैं, मेरे भतीजे भी हैं, दामाद भी हैं, जैद बहार और मेहरबानों ने ये कन्वेंशन बुलाया था। जब उनके ऊपर भी पहाड़ तोड़ने उन्होंने शुरू कर दिए, फिर मैं बाहर आ गया। और आज हालत इस वक्त यह है कि 60-70 जो कारकुनान हैं वो जब बाहर निकले हैं तो उनको वो पुलिस अपनी गाड़ियों में लेके भर के ले गई है और उनका इस वक्त तक कोई अता पता भी नहीं है। तो ये किसी सूरत में, या तो हम बार बार कह रहे थे भाई ये एक घर का बैठे हुए हम लोग हैं और उसके अंदर हम आपके तमाम कवानीन को उसको बरूए कार लाते हुए इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप इस तरह करेंगे, ये दहशत गर्दों का कोई वजह तो बताएं। और आज फिर इस वक्त जो मुल्तान का माहौल है, क्योंकि मुल्तान में पीपल्स पार्टी अलग दावेदार है कि हम बहुत मजबूत हैं, खुद यूसुफ गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2022 में मेहरबानो कुरैशी साहिबा को वो हरा भी चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब मैदान में हैं, आपने विड्रॉ कर लिया, मगर डोगर साहब हैं, अब तहरीक इंसाफ आज़ाद हो, बाकी इतने बड़े बड़े रहनुमा बड़ी बड़ी जमातों से हों, तो भी आप कह रहे हैं कि हवा इस वक्त मुल्तान में भी तहरीक इंसाफ की है। देखिए, मैं पहले तो इसी हल्के की बात कर रहा हूँ। जो ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें अली मूसा जीते थे, उनके 1,10,000 वोट थे, हम सारे अली मूसा के साथ थे, क्योंकि ये अब हमारे जहाँ एक दूसरे से लोकल सतह पे हाँ हलीफ भी बनते रहते हैं, हरीफ भी बनते रहते हैं, तो उसमें मुस्लिम लीग भी अली मूसा के साथ थी, तो वो 1,10,000 वोट जो हैं वो तकसीम हो चुके हैं 3 ग्रुपों में। तो अब अली मूसा इस वक्त वो पोजीशन उनकी नहीं है। यहाँ दूसरे जो हैं वो मलिक गफ़ार डोगर हैं, उनकी पोजीशन भी जो शेर मेहरबानो थी उसने 85,000 वोट लिए थे, उसके भाई जैन ने भी जब पहले इलेक्शन लड़े थे तो 80,000 वोट लिए थे। तो उनका वोट अपनी PTI का भी है, उनके अपने ग्रुप यहाँ पुराना है वो भी है, जो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, इतने वोट वो खुद ले जाते हैं। अगर आज उनके जो अली मूसा वो वोट 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएं तो फिर आज अली मूसा तो तीसरे चौथे नंबर पर खड़े होंगे। और इस तरीके से मेहरबानों के वोट तो टूटे नहीं हैं, बल्कि तो ये जो बात ज़्यादा पॉपुलर, ये जो बात फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं एक सॉल्यूशन के तौर पर, और PTI के वोटर को कह रहे हैं, एक तो वो ये भी कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे, साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुकाबला शेर और तीर का है, आप अपना वोट मत ज़ाया करें, हमें वोट दें। तो जो वोटर है वहाँ पर, क्योंकि आप ग्रास रूट तक वोटर सपोर्टर को समझते हैं, वो उस तक ये बात रेजोनेट कर रही है कि तहरीक इंसाफ का वोटर पीपल्स पार्टी को ये सोच के वोट दे कि यही मुकाबला करेंगे नवाज शरीफ से। खानज़ादा साहब, ये जो PTI का वोटर है ना, वो है इमरान खान का वोटर, जो उसको ये कहें कि वो फिर सिर्फ नवाज शरीफ साहब को हराना चाहते हैं, ये छोटी बात होगी। सारा वोटर जो है वो कहता है हमने इमरान खान को देना है, और वो तैयार कर चुके हैं, जो भी निशान देते हैं वो उनको अजबर याद है। हम आप अपने को एक शऊर को ये काम न समझें, एक ऐसी अवेयरनेस आ चुकी है, तो जो जिसको जो निशान मिला है वो कहते हैं यही इमरान खान का निशान है। अब मेरे भतीजे को मिला हुआ है तकिया, कोई ऐसा, अच्छा मेहरबानों को मिला हुआ है चिमटा, तो या जैन को मिला हुआ है जूता,
तो इस तरीके से मजाक रखते हैं ये, लेकिन वो इसको ऐसे बनाए खड़े। मैं हंस रहा था कि वोटर जो है वो बादशाह है, वो कहते हैं जी मखदूमों का जूता है। वो नाम ऐसे ऐसे ले लेते हैं कि वो वही, और वो कहते हैं ये इमरान खान का निशान है, ये इमरान खान है। तो हाजी साहब, एक जो बहुत सारे तो कहीं और जाएगा नहीं। और जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जी क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल हैं, जेल में हैं, वो वजीर आजम बनते नहीं नजर आ रहे हैं, इन सब के बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि माहौल इतना चार्ज है कि हाई टर्नआउट वाला इलेक्शन होने जा रहा है और वोटर सपोर्टर निकलेंगे। देखिए जी, वो तो अगर हम लोगों की बात करें, वो डिटरमिन्ड हैं, यकीन के साथ कहते हैं कि हमने जाके वोट दे देना है और फिर हमने अपने वोट गिनवाने भी हैं। हर हल्का इतना तैयार हो चुका है। वो कहते हैं ये कैसे नहीं बनाया गया वज़ीर आज़म इमरान खान को, हालांकि मैं समझता हूँ ये इतना आसान बात नहीं है, लेकिन जो कॉमनर है उसका ज़हन चला गया है, अब उसको कैसे बदलेंगे। बहुत शुक्रिया। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए हैं और ना ही वो इस हवाले से कोई सबूत रिकॉर्ड पर लाने में कामयाब हुई है। साथ ही अदालत ने करार दिया है कि इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन की बदनीयती जाहिर नहीं हुई है और तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छिन जाने की वाहिद जिम्मेदारी खुद तहरीक इंसाफ के उमूर चलाने वालों पर आयद होती है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक अगर किसी सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं होते हैं तो ये उसके अराकीन के साथ उसके ताल्लुकात को ख़राब कर देता है और किसी पार्टी को महज एक नाम की हद तक महदूद कर देता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। मौजूदा मामले में हम इस तरीके पर गौर नहीं कर रहे हैं जिसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं। हमने खुद को इस बात का तयन करने तक महदूद कर रखा है कि आया पीटीआई के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं या नहीं। फैसले के मुताबिक पीटीआई के 14 देरीना अराकीन ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है कि उनके उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने और वोट देने के हक से इनकार किया गया है। पीटीआई का इस हवाले से कहना है कि ये पीटीआई के मेंबर ही नहीं है और ना ही किसी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के उम्मीदवार हैं, मगर शिकायत कुनुदगान ने बिलाशुबा पीटीआई के साथ अपनी तवील वाबस्तगी साबित की है और किसी पार्टी के साथ अपनी रुकनियत और वाबस्तगी साबित करने के बाद बारे सबूत उन लोगों पर होता है जो इससे इनकार करते हैं कि वो साबित करें कि ये लोग अब इस पार्टी के रुकन नहीं हैं, या तो किसी दूसरी सियासी जमात में शामिल होने की वजह से या इस वजह से कि उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है या उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन बार बार पूछने के बावजूद इस सिलसिले में कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, जबकि इसके बरक्स अकबर इस बाबर के वकील ने मुतादिद दस्तावेज़ात का हवाला दिया जिससे जाहिर होता है कि अकबर इस बाबर तहरीक इंसाफ के बानी अराकीन में से एक हैं और पीटीआई के रुकन के तौर पर उनकी हैसियत की तस्दीक करने वाले अदालती हुक्म का भी हवाला दिया गया है। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक अपने फैसले में लिखा है कि हमने बार बार पीटीआई के वकील से कहा कि वो किसी भी ठोस चीज़ का हवाला दें जिससे यह साबित हो सकता है कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कोई झलक भी हुई थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में भी जो मवाद जमा करवाया है वो भी इंतखाबात के इनेकाद की निशानदही नहीं करता। इस अदालत में भी ऐसा कुछ दायर नहीं किया गया जिससे ये साबित हो कि पार्टी के अंदर इंतखाबात हुए थे, जबकि इलेक्शन कमीशन, अकबर इस बाबर और दीगर शिकायत कुनुदगान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हमारी तवज्जो कुछ अहम चीज़ों की जानिब मबजूल करवाई है, जिसमें से अहम नकात ये हैं कि नामजदगी फॉर्म्स की अदम मौजूदगी और उन 91 उम्मीदवारों के फॉर्म्स की अदम मौजूदगी जिन्होंने पीटीआई के मुताबिक खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था। पार्टी अराकीन को इस जगह के बारे में इतला देने से मुतालिक नोटिस की अदम मौजूदगी जहां से वो नामजदगी के फॉर्म्स वसूल कर सकते थे। इसके अलावा 50,000 रुपए की रसीद के सबूत की अदम मौजूदगी पर भी हमारी तवज्जो मबजूल करवाई गई जो पीटीआई के वकील के मुताबिक हर उम्मीदवार को अदा करना थे, और इस इतला की अदम मौजूदगी पर भी हमें मुतवज्जे किया गया जिसमें यह बताया जाना था कि कैसे और कहाँ ये 50,000 रुपये अदा करने हैं। हमारी तवज्जो इस सबूत की अदम मौजूदगी पर भी मबजूल कराई गई कि 50,000 के हिसाब से 45,50,000 रुपये जो पीटीआई के अकाउंट में जमा होने थे उसका सबूत कहाँ है। सिर्फ यही नहीं, इंतखाबी शेड्यूल और इंतखाबी मकाम के हवाले से अवामी नोटिस की अदम मौजूदगी से मुतालिक भी हमें बताया गया। चीफ जस्टिस के फैसले के मुताबिक
कोर्ट एसोसिएट से कहा गया कि वो पीटीआई के वकील की मौजूदगी में पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट तक रसाई हासिल करें ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया मज़कूरा मालूमात इस वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी या नहीं। लेकिन ऐसा करने पर पता चला कि ये मालूमात वहाँ पर भी मौजूद नहीं थी और पीटीआई के वकील की तरफ से इन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की गई, बल्कि उसके बजाय उन्होंने एक दस्तावेज़ का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में होने थे, लेकिन उसमें मखसूस मकाम का जिक्र नहीं किया गया था और इलेक्शन कमीशन के पूछे जाने पर इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया था। अली जफर और गौहर खान ने हमें बताया कि इंतखाबात के इनेकाद की जगह तब्दील करके पेशावर के करीबी वाक़े गाँव चमकनी रख दी गई थी, लेकिन अदालती फैसले के मुताबिक इस सिलसिले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही पीटीआई के अरकान को इसके बारे में आगाह किया गया। इस तरह यह बात नाकाबिले तरदीद है कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए ही नहीं थे और पीटीआई के अरकान को इंट्रा पार्टी इंतखाबात लड़ने और उम्मीदवारों को वोट देने का कोई मौका फराहम ही नहीं किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के तहरीरी फैसले के मुताबिक हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर कोई फ़र्द बिला मुकाबला आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे मुंतखब नहीं किया गया था, लेकिन अगर कोई बिला मुकाबला मुंतखब हुआ, वो भी इंतखाबात के इनेकाद के किसी सबूत के बगैर, तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। उमर अयूब खुद को पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर यह जाहिर करने के लिए कुछ भी काबिल एतबार मवाद नहीं है कि उन्होंने ये अहम ओहदा कैसे संभाला था। इस तरह गौहर खान खुद को पीटीआई का चेयरमैन कहते हैं, लेकिन उनके मामले में भी ये साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई काबिल एतबार मवाद नहीं है कि उन्होंने इमरान खान की जगह लेकर चेयरमैन पीटीआई होने का दावा कैसे किया था। उस इमरान खान की जगह लेकर जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में खुद कहा था कि वो पीटीआई के चेयरमैन हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के मुताबिक एक बार जब यह साबित हो जाता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, तो फिर ये जायज़ सवालात पैदा होते हैं कि कैसे पार्टी के अहम ओहदों पर लोग फाइज हैं। फैसले के मुताबिक हमें यह बताया गया है कि पीटीआई के तकरीबन 8,50,000 अरकान हैं, लिहाजा अगर पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए तो इसका मतलब है कि उन सबको हक के राय दही से महरूम कर दिया गया है। आइन के आर्टिकल 17(2) सियासी जमातें बनाने के हक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अगर सियासी जमातों के अरकान को पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है तो उनकी खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश करने, इंतखाबात में हिस्सा लेने और अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देने के हक की खिलाफ वर्जी हो जाती है। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने इस पूरे मामले से मुताल्लिक़ कुछ हक़ाइक़ को नकात के तौर पर पेश किया और वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार मुतालबा किया और पीटीआई के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की हिदायत की, लेकिन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों और हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। हाई कोर्ट्स में मुकदमात दायर करके इलेक्शन कमीशन को पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले की तहकीकात करने या फैसला देने से रोका गया। जब इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएं तो उसकी पैरवी नहीं की गई और दोबारा हाई कोर्ट से रुजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच को पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्त के काबिल समात होने पर गौर करना था, लेकिन दरख्वास्त गुजार ने केस को बगैर किसी तवज्जो के छोड़ दिया और इसी मामले को किसी और हाई कोर्ट में उठा दिया। पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्तें पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई और फिर समात के दौरान पीटीआई के खुद साख्ता चेयरमैन ने कहा कि हम फोरम शॉपिंग पर नहीं गए थे, लेकिन हकाइक कुछ और ही बताते हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन पर पीटीआई की तरफ से आयद बदनीयती के इल्जाम का जायजा लेते हुए लिखा कि पीटीआई के वकील ने इब्तिदाई तौर पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन के इकदामात कानूनी तौर पर और दर हकीकत बदनीयती पर मबनी थे, लेकिन जब हमने उनसे बदनीयती साबित करने को कहा तो उन्होंने बदनीयती से मुतालिक अपना इल्ज़ाम ही वापस ले लिया और इस मामले पर हमारे आज़ादाना तज्ज़िये में भी ऐसा कुछ जाहिर नहीं हुआ जिससे यह साबित होता हो कि इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती से काम लिया। बदनीयती का इल्ज़ाम उस वक्त मज़ीद ज़ाहिर हो गया कि जब यह नोट किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने दीगर सियासी जमातों को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए थे और जब इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इस बात का नोटिस लिया कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए हैं तो उस वक्त पीटीआई के पास वफाक के साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत थी और अगर इलेक्शन एक्ट की कुछ दफात किसी खास सियासी जमात पर लागू नहीं होती और यह कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक कानूनी तकाजा नहीं है और इस नाफरमानी के कोई नताइज नहीं थे जिसमें इंतखाबी निशान के हक से महरूम करना शामिल है, तो ये तभी मुमकिन होगा जब पहले यह फैसला कर लिया जाए कि ऐसी सियासी जमात कानून से बालातर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक रिकॉर्ड से यह वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुनाफिक काम नहीं किया और ना ही मनमानी की। इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल और बार बार पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। इब्तिदाई तौर पर कोरोना के फैलाव का बहाना इंतखाबात न कराने के लिए इस्तेमाल किया गया था और इलेक्शन कमीशन से 1 साल की तौसी तलब की गई थी और इलेक्शन कमीशन ने तौसी दी भी और फिर उस तौसी की भी मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के अंदर
अंदर इंतखाबात कराने के बार बार मौके दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस जारी किया, लेकिन उसे भी संजीदगी से नहीं लिया गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म जारी किया और हिदायत की कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएं, जिसके जवाब में बगैर किसी माकूल वजह के इस हुक्म को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, और जब वहां से कोई साजगार नतीजा हासिल नहीं हो सका तो फिर पेशावर हाई कोर्ट में से रुजू किया गया। फैसले के मुताबिक पीटीआई के उमूर को देखने वालों ने कानून को नजरअंदाज किया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत में उनसे कानून की तामील करने का मुतालबा किया गया था और पीटीआई ने बार बार दरख्वास्तें पहले एक हाई कोर्ट में और फिर दूसरी हाई कोर्ट में दायर की। फैसले के मुताबिक पीटीआई के वकील अली जफर का बुनियादी जोर आइन के आर्टिकल 17 की शिक 2 पर था, ताकि यह दावा किया जा सके कि सियासी जमात बनाने के हक की जमानत दी गई है, और यह कि कई सालों से इस अदालत ने आर्टिकल 17 की शिक 2 की मजबूती से तशरीह की है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि एक सियासी जमात एक ही इंतखाबी निशान के तहत इंतखाबात लड़ सकती है। इस हवाले से अली जफर ने बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला दिया, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच ने किया था। फैसले के मुताबिक पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन एक्ट को कोई हैसियत न देते हुए ये दलील दी कि इसकी दफा जिसके तहत पार्टी के अंदर इंतखाबात कराने और जुर्माने की सूरत में पार्टी का निशान छीनने की बात की गई है, वो आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है और बेनज़ीर भुट्टो केस के फैसले के पेश नज़र कायम नहीं रह सकती। मगर अली जफर ने यह बात इस चीज़ को नज़रअंदाज करके की है कि इलेक्शन एक्ट को जमहूरी तौर पर मुंतखब पार्लियामेंट ने नाफिज किया था, और यह भी कि इसे जल्दबाजी में नाफिज नहीं किया गया था, बल्कि कानून का मुसविदा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को भेजा गया। फिर उस पर 4 दिन तक कौमी असम्बली में बहस हुई, जिसके बाद उसे सेनेट को भेजा गया और सेनेट की कायमा कमेटी में इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की गई। और पीटीआई के एक सेनेटर ने मशवरा दिया था कि हर 5 साल बाद पार्टी के अंदर इंतखाबात कराने के बजाय ऐसे इंतखाबात हर 3 साल में कराए जाएं, जैसा कि पीटीआई के आइन में फराहम किया गया था, लेकिन इस तजवीज़ को मंजूर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ईसा के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक यह कहना कि आर्टिकल 17 की शिक 4 को आइन से 18वीं तरमीम के जरिए हटा दिया गया था, इसलिए अब पार्टी के अंदर इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है, यह गलत दलील है, और अगर ये दलील कबूल कर ली जाए तो तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है। आइन में इसी तरमीम के जरिए आर्टिकल 17 की शिक 2 की उस शर्त को भी हटा दिया गया था जिसमें नफरत अंगेजी पर पाबंदी आयद की गई थी। लिहाजा अगर उसी मज़े का खेज इस्तदलाल को लागू किया जाए तो अब एक सियासी जमात नफरत अंगेजी भी कर सकती है। आइए मजीद फर्ज करें कि आइन में एक शिक थी जिसके तहत सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात फराहम करने का तकाजा था, और एक आइनी तरमीम ने ज़रूरत को ख़त्म कर दिया, लेकिन इसे कानून साजी में शामिल कर दिया। तो इस तब्दीली का मतलब ये नहीं होगा कि कोई सियासी जमात अब इंतखाबी निशान की हकदार नहीं रही। आइन का आर्टिकल 17 भी खास तौर पर इंतखाबात के इनेकाद का जिक्र नहीं करता है। इसी नाकिस इस्तदलाल की बुनियाद पर यह दावा भी किया जा सकता है कि मुल्क में इंतखाबात कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि इंतखाबात हमेशा होने चाहिए और ये हर शहरी का बुनियादी हक है। अदालती फैसले के मुताबिक दोनों इतराफ़ के वकला ने अपनी अपनी गुजारिशात की हिमायत में बेनज़ीर भुट्टो के केस पर इन्हिसार किया, इसलिए बेनज़ीर भुट्टो केस के पस मंज़र और हक़ाइक़ पर गौर करना और उसमें क्या फ़ैसला किया गया था उसका जायज़ा लेना मुनासिब होगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरपर्सन थी और उन्होंने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस अदालत में एक आइनी पटिशन दायर की थी, जिसमें 1976 के रोपा एक्ट की दफ़ा 21 को इस हद तक चैलेंज किया गया था कि इसमें यह शर्त लगाकर तब्दीली की गई थी कि इंतखाबी निशानात हर उम्मीदवार को अलग से दिए जाएंगे, न कि सियासी जमातों को दिए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने यह हिदायत देने की भी दरख्वास्त की कि फरीकैन को पार्टी बुनियाद पर आम इंतखाबात कराने की हिदायत की जाए, और यह दुरुस्त दावा किया गया था कि कानून में मज़कूरा तब्दीलियाँ आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम हैं। फैसले के मुताबिक रूपा एक्ट की मज़कूरा शिक में ऑर्डिनेंसेस के जरिए तरमीम की गई थी, जिसे जनरल ज़ियाउल हक ने जारी किया था, और इन तरामीम ने सियासी जमातों को अपने उम्मीदवारों के लिए मुश्तरका इंतखाबी निशान हासिल करने से माजूर कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि आम इंतखाबात गैर पार्टी बुनियादों पर होंगे। फैसले के मुताबिक हमारे सामने जो मुकदमा है वो हक़ाइक़ और कानून दोनों के लिहाज से बेनज़ीर भुट्टो केस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले ज़ेर गौर कानून इलेक्शन एक्ट है, जिसे जमहूरी तौर पर मुंतखब पार्लियामेंट ने नाफिज किया था। इसके बरक्स रोपा में की गई मुतनाज़ तरामीम एक फ़र्द ने की थी। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन एक्ट सियासी जमातों की अहमियत को तस्लीम करता है और इसके लिए ज़रूरी है कि आम इंतखाबात पार्टी की बुनियाद पर मुनक़िद किए जाएँ। और तीसरी बात यह है कि इलेक्शन एक्ट सियासी जमातों को मजबूत करने की कोशिश करता है और यह हुक्म देता है कि हर सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने चाहिए। चौथी बात यह है कि यह कानून इस बात को यकीनी बनाने के लिए मौजूद है कि सियासी जमातें जमहूरी हैं और जमहूरी रहें, और उनके अराकीन को अपने सियासी ओहदों की ख्वाहिश रखने का मसावी मौका दिया जाना चाहिए। पांचवी बात यह है कि अगर कोई सियासी जमात वक्तन फ़वक्तन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद नहीं करती है तो कानून में उसके नताइज का भी जिक्र है, यानी पार्टी अपने इंतखाबी निशान हासिल करने की अहल नहीं रहेगी। अदालती फैसले के मुताबिक
हम बेनज़ीर भुट्टो केस के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करते हैं और इसी इस्तदलाल पर इन्हिसार करने से इंट्रा पार्टी इंतखाबात की अहमियत भी कायम होती है। अदालती फैसले के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के नतीजे में इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए नाअहल हो गई है, जिसकी वाहिद जिम्मेदारी PTI के मामला चलाने वालों पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते थे। उन्होंने यकतरफा और मनमानी के जरिए PTI के 8,50,000 अरकान को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए एक सियासी जमात पर कब्जा कर लिया। उनके इक़दाम की वजह से और जमहूरियत के बुनियादी उसूलों यानी इंतखाबात ना कराने की वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और वो अपना इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए नाअहल करार दे दी गई। किसी सियासी जमात को कभी भी किसी मामूली खिलाफ वर्जी की वजह से अपने इंतखाबी निशान से महरूम नहीं रहना चाहिए, लेकिन पार्टी के अंदर इंतखाबात को तर्क करना कानून और आइन की बड़ी खिलाफ वर्जी है। PTI के इंचार्ज पार्टी के अंदर इंतखाबात ना कराने पर अटल थे और सिर्फ उनकी लापरवाही ने PTI को उसके निशान से महरूम कर दिया। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए होते तो इलेक्शन एक्ट में शामिल तमाम फवाइद हासिल होते, जिसमें पार्टी को इंतखाबी निशान मिलना भी शामिल है। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में यह करार दिया गया था कि इलेक्शन एक्ट का इस मामले में दायरा इख्तियार है और इस सूरत हाल में इसकी फाइंडिंग्स में इस अदालत के पास मुदाखलत का मैंडेट नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुअज़्ज़िज़ जजेस ने इस मामले में मुदाखलत की और इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार देकर खुद अपनी ही नफी कर दी। ये पेशावर हाई कोर्ट के 10 जनवरी के फैसले को मुस्तरद करने की और इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को बरकरार रखने की तफसीली वजूहात हैं और PTI पहले ही रिव्यू में जाने का ऐलान कर चुकी है। तफसीली फैसले पर बात करने के लिए हमने गौहर खान साहब को दावत दी और प्रोग्राम में नहीं आए हैं। प्लेटफॉर्म हाजिर है, प्रोग्राम लाइव है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बार बार के ऐलानात, इक़दामात और उनमें नाकामी के बाद FBR ने ताजिरों और रिटेलर्स से उनकी आमदनी पर टैक्स लेने की एक सादा स्कीम लाने का फैसला किया है, जिससे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाने और इनफॉर्मल इकॉनमी को ख़त्म करने की एक बार फिर कोशिश की जाएगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक ज़राए का दावा है कि FBR इलेक्शन से पहले ताजिरों के लिए रिटेलर स्कीम मुतारिफ कराएगा। FBR ने ताजिरों की रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार कर ली है। टैक्स नेट से बाहर ताजिरों को दोस्त ऐप के जरिए रजिस्टर किया जाएगा। खबर के मुताबिक ताजिर दोस्त ऐप के जरिए दुकानदारों की आमदनी का रिकॉर्ड FBR को मौसूल होगा। दुकानदारों पर सालाना आमदनी के मुताबिक टैक्स आयद होगा जो माहाना वसूल किया जाएगा। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में रिटेलर्स से 100 अरब रुपए टैक्स मुतवक्के है। दूसरे मरहले में दीगर शहरों के ताजिरों की रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। मुल्क भर के रिटेलर्स पर टैक्स लगाए जाने से तकरीबन 300 अरब रुपए से जायद आमदनी मुतवक्के है। दुकान के साइज, किराए और मालियत की बुनियाद पर सालाना आमदनी का हिसाब लगाकर टैक्स आयद किया जाएगा जो माहाना बुनियाद पर इकट्ठा किया जाएगा। स्कीम के तहत तमाम शोबों से मुंसलिक कारोबारों और अफराद पर टैक्स आयद किया जाएगा। मगर ये कैसे होगा, क्योंकि माजी में भी बिजली के बिलों और दीगर तरीकों से ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ FBR की रिस्ट्रक्चरिंग का निगरान हुकूमत का मंसूबा भी अब खटाई में पड़ गया है और निगरान वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में एक सब कमेटी बना दी है ताकि इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में मज़ीद तब्दीलियाँ की जा सकें और इसे तब्दील किया जा सके, क्योंकि FBR के अंदर से भी इस प्लान को मुखालफत का सामना था कि यह प्लान मुल्क के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक निगरान वज़ीर निजकारी ने भी इसी बुनियाद पर इस प्रपोजल की मुखालफत की, जबकि निगरान वज़ीर कानून ने इक़दामात के हवाले से निगरान हुकूमत के मैंडेट पर सवाल उठाया और अब आइडिया यह है कि निगरान हुकूमत प्लान फाइनल करेगी मगर इस पर अमल दरामद का मामला नई मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़ देगी। नए प्लान के तहत FBR को ख़त्म करके 2 नई ऑर्गेनाइजेशंस कायम करना था, जिसमें एक फेडरल कस्टम बोर्ड और दूसरा फेडरल इनलैंड रेवेन्यू होगा। जबकि प्लान में टैक्स पॉलिसी बोर्ड, कस्टम ओवरसाइट बोर्ड और इनलैंड रेवेन्यू ओवरसाइट बोर्ड बनाने की तजवीज़ थी, मगर काबीना ने इस प्लान की मंजूरी नहीं दी। इस वक्त पाकिस्तान में कस्टम ग्रुप टोटल टैक्सेस का 40% और बाकी 60% इनलैंड रेवेन्यू इकट्ठा करता है और ये शेयर दरामदाद में कमी की वजह से कम हुआ है, वरना 1 साल पहले तक कस्टम ग्रुप का शेयर 54% तक पहुंच गया था। और FBR खत्म करके दोनों ग्रुप्स को अलग अलग करने पर एक एतराज़ ये था कि इससे टैक्स स्ट्रक्चर टूट जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि इस प्लान को अच्छे तरीके से रिव्यू करने की ज़रूरत है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये एक और कोई प्रैक्टिकल आपको कोई लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, ये एक ख्वाहिश ही है जिस पर फिर नहीं अमल दरामद हो पाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके लास्ट इजलास के दौरान ये इसकी मंजूरी दी गई कि एक सिंप्लीफाइड रिटेलर्स के लिए स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई जाएगी। उसकी डिटेल्स जैसे आपने बताई हैं बिल्कुल इसी तरह से हैं। एक ऐप जो है वो डेवलप की जा रही है और उसमें आसान तरीके से उनकी जो रेंट है उसको सामने रखते हुए और साइज़ को सामने रखते हुए एक स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई जाएगी। पाकिस्तान का अगर आप GDP देखें
तो तकरीबन 18% के लगभग जो है वो जीडीपी में रिटेल और होलसेल का जो है वो कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उनकी अगर टैक्स नेट के अंदर आप देखें कंट्रीब्यूशन तो वो बड़ी मिनिमल है। तो इसी वजह से हुकूमत ये कोशिश कर रही है और ये एक ऐसे केयर टेकर सेटअप के दौरान ये कोशिश की जा रही है, चूँकि लॉ अब बन चुका है, सिर्फ एफबीआर ने उसको अनाउंस करना है, एक स्कीम लेकर आनी है। तो लास्ट जो एसआईएफसी की मीटिंग हुई उसमें इन प्रिंसिपल उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी है और 15 दिन का टाइम दिया है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। ये जो एसआईएफसी की मीटिंग थी ये 8 जनवरी को जो है वो हुई थी। कोई वॉलंटियर तो नहीं करेंगे ताजर, माजी में भी नहीं किया, वो तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस ऐप के जरिए, जैसे दोस्त ऐप का नाम दिया, जबरदस्ती किस तरीके से उनको लाया जाएगा, उनका डेटा किस तरीके से आएगा इसमें? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में देखिए मसला ये है कि अभी तक उसके बाद फैसला ये हुआ कि ताजरों के साथ एक मीटिंग कर ली जाए और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर उसकी अप्रूवल दे देंगी। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस बारे में ये नहीं पता कि 15 दिन की वो डेडलाइन ये कब अचीव करने जा रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है कि उसको वो बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे, लेकिन इस टाइम जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये रिटेलर स्कीम के साथ साथ उनकी जो सबसे बड़ी तवज्जो है वो ये है कि एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो 29 जनवरी की डेडलाइन है, वो उसको अचीव करने की तरफ लगी हुई हैं। कल भी उन्होंने मीटिंग की, आज दोबारा मीटिंग की और अभी उनके रेडार स्क्रीन पे ये इशू है ही नहीं। तो अब देखना ये है कि क्या जो रीस्ट्रक्चरिंग वाला मामला है वो भी था उस पे अमल होता है कि नहीं होता, और जो रीस्ट्रक्चरिंग वाला मामला आपके ख्याल में वो भी हो पाएगा अब, क्योंकि उस पर भी कमेटी बना दी गई, जाहिर एफबीआर के अंदर से भी, इसके अलावा बाहर से भी ये आ रहा था कि जी पाकिस्तान का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें मसाइल हैं, अगर आप दोनों को अलग अलग करेंगे, एफबीआर को खत्म करके कस्टम अलग करेंगे, इनलैंड रेवेन्यू अलग करेंगे, मसाइल होंगे, दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी, तो कोई एक वर्केबल सॉल्यूशन की तरफ जा रही है वो या नहीं जा रही? देखिए बुनियादी तौर पे इसमें तो कोई शक नहीं है कि एफबीआर को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन वो रिफॉर्म्स कैसे करनी है दैट इज़ द इशू और उसकी डिटेल्स के ऊपर इशू है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो जिस तरह से मोहतरमा कोशिश कर रही है कि उसको बलडोज कर दिया जाए, इसी वजह से देखें कि एक इंटीरियर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, उसकी आज दूसरी मीटिंग थी। अभी तक मिनिस्टर फॉर लॉ और मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन और बाकी लोग उसके ऊपर इतराज़ात कर रहे हैं, लेकिन मैडम अभी भी ये कोशिश कर रही हैं कि एफबीआर को फोर्स किया जाए कि वो 29 जनवरी तक दोबारा से ये समरी कैबिनेट के सामने रीसेंड करें। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है, कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस डेवलप हो। लेकिन मैं आपको एक डिटेल बता दूं, अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो जो टैक्स के लॉज हैं 1018 लॉज को चेंज करना पड़ेगा। तो ये इतनी मेजर रिफॉर्म्स जो है ये केयर टेकर सेटअप के दौरान अब इसके बारे में कैसे कंसेंसस करेंगी, ऐसे वक्त में कि जब एफबीआर के ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी जा चुके हैं और उनका ये मुतालबा है कि केयर टेकर सेटअप के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो इस तरह की मेजर चेंजेस जो हैं वो एफबीआर को करें और उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करें। तो अब देखना ये है कि पूरा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। बहुत शुक्रिया, कैसे सॉल्व होता है। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।